ठीक। अप्रैल माह का दूसरा करंट अफेयर है ये, ठीक, दूसरा क्लास करंट अफेयर का। तो इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक। इसको पहले अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार बोला जाता था। उसके बाद इसमें जो मैन नामक संस्था थी उन्होंने इसका स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया, तब से बुकर पुरस्कार रह गया, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार में मैन हट गया है, अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इससे पहले बुकर पुरस्कार बस दिया जाता था, अंतर्राष्ट्रीय 2005 में जोड़ा गया है। पहले ये देख लो, अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में टॉम ऑफ सैंड, जो भारतीय महिला द्वारा लिखा गया है, टॉम ऑफ सैंड, ये पुरस्कार मिला है, ठीक, याद रहेगा। टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पहली हिंदी उपन्यास है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पहली हिंदी उपन्यास है, इंडियन में सबसे पहली, याद रहेगा। इससे पहले इंडियन में और दूसरों को मिला है, लेकिन उन लोग इंग्लिश में लिखे थे, ठीक। ये हिंदी में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास है जिसको बुकर पुरस्कार मिला है, टॉम ऑफ सैंड, ठीक। इसका हिंदी मतलब क्या होता है टॉम ऑफ सैंड का? सैंड मतलब रेत की समाधि, इसको लिखा गया था रेत की समाधि के नाम से। रेत की समाधि के नाम से लिखा गया था। फिर उसका इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो डेजी रॉकवेल नामक इंसान ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है। इंग्लिश में अनुवाद करना आवश्यक रहता है, कोई भी को हिंदी में नहीं पढ़ते। ये ब्रिटिश वाला दिया जाता है, ये जो संस्था है वो ब्रिटिश में है, तो ब्रिटिश लोग देते हैं तो उनको इंग्लिश समझ आता है, तो इंग्लिश में लिखना आवश्यक होता है। तो हिंदी में था, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया? डेजी रॉकवेल। हिंदी में लिखे हैं गीतांजलि श्री, याद रहेगा, दो नाम यहाँ से याद रखो। गीतांजलि श्री जो हिंदी में लिखे थे, ठीक, उसको इंग्लिश में डेजी रॉकवेल ने लिखा है, याद रहेगा। और ये उपन्यास है, ये चीज़ भी याद रहेगा। और ये पहली हिंदी उपन्यास है जिसको मैन बुकर मिला है, पहली हिंदी नॉवेल, ठीक। इंग्लिश में अरुंधति राय इंग्लिश में लिखी थी, उनको 97 के लगभग मिला था, 97 में, 1997 में अरुंधति रॉय को मिला था, ठीक। वो इंग्लिश में ही लिखी थी, तो पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो अरुंधति रॉय हुई। डेविड सर के लिए, डेविड सर के लिए। अब पूरा गायब हो, पूरा गायब, ठीक। तो पहले कौन है? अरुंधति रॉय, पहली अगर पूछे तो, लेकिन वो इंग्लिश में लिखे थे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखे थे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस रचना के लिए उनको मिला था 1997 में, ठीक, बुकर पुरस्कार, लेकिन ये इंग्लिश में थे, ये वाला हिंदी में है, ठीक, याद रहेगा। बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार जो है उसमें 50,000 पाउंड मिलता है। इसमें दोनों को बांटा जाएगा, एक जो अनुवादक है, जो लिखने वाले हैं वो गीतांजलि श्री, और दूसरा अनुवादक डेजी रॉकवेल, ये दोनों को 25-25 हज़ार पाउंड बटेगा, ठीक है। पहले 50,000 एक ही को मिलता था, इससे पहले 21,000 था, 21,000 पाउंड, ठीक। तो 50,000 पाउंड भी याद रखेंगे, ठीक, दोनों को बटेगा। इतना समझ आया? किसी कोई दिक्कत? चलो, नाम कौन कौन सा है? दो नाम कौन कौन है? गीतांजलि श्री, और कितना पैसा मिलता है? कौन सा बुक, कौन से बुक के लिए मिला था? टॉम ऑफ सैंड। सबसे पहले किसको मिला था? अरुंधति रॉय, ठीक, 1997। कौन से बुक के लिए? हाँ, उनका बुक पूछता है डायरेक्ट, इसके लेखक कौन है करके पूछता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है करके, कई बार रेलवे या एसएससी ये सब में बहुत बार आया है वो,
ठीक है। हाँ, उनके बहुत सारे लेख हैं। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता क्या है? यह अंग्रेजी में लिखे हुए पुस्तकों को दिया जाता है। पहली चीज़ तो आपका जो बुक है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक। या अंग्रेजी, या तो इंग्लिश में लिखोगे या तो फिर ट्रांसलेट करोगे, ठीक। इंग्लिश में होना आवश्यक है क्योंकि ब्रिटिश, आयरलैंड और इंग्लैंड ये दोनों मिल के देते हैं ये पुरस्कार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ की शुरुआत 2005 में किया गया था, लेकिन इससे पहले बुकर प्राइज़ बस बोला जाता था। अंतर्राष्ट्रीय अलग है और बुकर प्राइज़ अलग है, ठीक। बुकर प्राइज़ में सिर्फ इंग्लिश को दिया जाता था। कोई भी इंसान अगर सिर्फ इंग्लिश में कोई नावल या फिर कोई भी चीज़ लिखे हैं, नावल, तो उसको मिलता था बुकर प्राइज़। अब उसके बाद अन्य भाषाओं में मिलना चालू हुआ, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये दोनों में अंतर समझ आया? बुकर प्राइज़ वो है जो डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा जाता था पहले। ये जो बुकर प्राइज़ है वो चालू हुआ था 1969 से। एक्चुअल में बुकर प्राइज़ जो हुआ था चालू 1969। उस टाइम क्या होता था, सिर्फ जो इंग्लिश में लिखते थे, इंग्लिश में, उन्हीं को बस दिया जाता था, सिर्फ इंग्लिश में लिखना। फिर बाद में 2005 से जो अन्य भाषाओं में लिखा जाता है, जैसे हिंदी या फिर अलग देशों के भाषाओं में, तो उनको भी देना चालू किए। तो 2005 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ ये अलग बनाया गया। और बुकर प्राइज़ कब से चालू हुआ है? 1969। दोनों में अंतर समझ आ गया, ठीक। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला है क्योंकि ये हिंदी में लिखे थे और अनुवाद दूसरे के थे, ठीक। इंग्लैंड और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों द्वारा दिया जाता है। और अगर पहला इंडियन बोला जाए, जिनको मतलब एक नायपाल थे, क्या नाम है उनका? नायपाल। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, जिनको सबसे पहला मिला था। लेकिन इनको भारतीय मान भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि अमेरिकी हो चुके थे, सिटीजनशिप अमेरिका के थे। तो नायपाल को बहुत पहले मिल चुका था। लेकिन जो इंडियन सिटीजनशिप में कौन है? अरुंधति राय सबसे पहले। तीनों का नाम समझ आया ना? नायपाल को 71 के आसपास। तो इनका नाम वैसे भी मत याद रखो, बस ऐसे बता रहा हूँ कि ये इंडिया से थे लेकिन अमेरिकी नागरिक थे। समझ आया इतना? चलो, विक्टर ओरबर्न हंगरी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। विक्टर ओरबर्न, ठीक। हंगरी, वो राष्ट्रपति थे। इससे एक महीना पहले राष्ट्रपति चुने गए थे नोवाक, कैटलीन नोवाक। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हो गया। हंगरी का जो राजधानी है वो क्या बताया हूँ मैं? बुडापेस्ट, ठीक। 2010 से प्रधानमंत्री है ये। सबसे लंबे कार्यकाल तक यह हंगरी में रहने वाले प्रधानमंत्री, ठीक। सबसे लंबे, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है विक्टर ओरबर्न। और इससे पहले मंथ में कौन बनी थी? कैटलीन नोवाक, राष्ट्रपति बनी है और ये प्रधानमंत्री। ये हैं, भयंकर मुंह बना के देख रहे हैं, ठीक। अब आते हैं नेपाल के साथ, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, ये दोनों का नाम याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउबा, इन दोनों का मीटिंग हुआ नई दिल्ली में, ठीक। अप्रैल नई दिल्ली में मीटिंग हुआ और 4 समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं। 4 समझौते। अब देखते हैं 4 समझौते किस किस टाइप के हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन, ये दोनों के बीच समझौता हुआ है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय पहला ऑयल वाला हुआ है, ठीक है, कि ऑयल के तकनीक, जो किस टाइप से ऑयल वितरण वगैरह होता है, इस टाइप का तकनीक, उसका समझौता है, ठीक। एक दूसरे से साझा करेंगे बात कि हम लोग यहाँ से कितने रेट में लेते हैं, इतना रेट में बेचते हैं, इस टाइप का, ठीक। तो ये
पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन, ये दोनों का नाम याद रखेंगे। दूसरा चीज़, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल शामिल हो गया है, ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक, याद रहेगा दोनों चीज़। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, ठीक, इसका फुल फॉर्म है ISA। ये इम्पॉर्टेंट है ना, ISA के बारे में पढ़ना है। तो ये 150वां देश बन गया है, नेपाल शामिल हो गया है ISA में। 105वां, सॉरी 150 तो 105वां देश शामिल हो गया है। ठीक, उसके बाद रेलवे के तकनीक का भी साझा होगा, रेलवे तकनीक का भी साझा, 3 पॉइंट हो गया। चौथा है रुपे कार्ड चलाने की शुरुआत की जाएगी, कहाँ, नेपाल में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रुपे कार्ड। रुपे कार्ड क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे ATM में क्या लिखा रहता है, मास्टर कार्ड वगैरह लिखा रहता है, वो क्या है, अमेरिका का है। आप जैसे कहीं भी पेमेंट करते हो तो अमेरिका को भी उसका टैक्स जाता है। ठीक है, तो ये रुपे कार्ड जो है इंडियन है, प्योर इंडियन। ठीक, इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। तो अगर विदेशों में चलेगा तो भारत का, मतलब भारत की तरफ से भी थोड़ा फ़ायदा जाएगा, और विदेश में भी जाके हम वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे रुपे कार्ड है, अब हम जाके नेपाल में यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते थे। ठीक, आपके पास मास्टर कार्ड वगैरह होना ज़रूरी था विदेशों में। ठीक, सबसे ज़्यादा देश में यूज़ होने वाला है मास्टर कार्ड। तो दोनों देशों ने नेपाल में भारतीय रुपे कार्ड की शुरुआत की घोषणा की, ये याद रहेगा, रुपे कार्ड की। ठीक, इसके अलावा भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात, इन जगहों में पहले से इसको अपनाया गया है, पहले से यहाँ यूज़ होना चालू हो गया है रुपे कार्ड का। ठीक है, उसके बाद ये चौथा नंबर का देश है, याद रहेगा, रुपे कार्ड चौथे नंबर का देश नेपाल बना है। चलो, इंटरनेशनल अलायंस है, सॉरी एसोसिएशन हो गया था क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, इसका फुल फॉर्म, इसका स्टार्ट किसने किया था, भारत और फ्रांस, ये दोनों मिलके इसको स्टार्ट किए थे। ठीक, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत और फ्रांस में मिलके इसको स्टार्ट किए थे, नरेंद्र मोदी और उधर से फ्रांस के प्रधानमंत्री सन 2015 में। ठीक, 2015 में पेरिस में इसको लॉन्च किया गया था, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। ठीक, ये अभी परमानेंट मुख्यालय नहीं है, ये अंतरिम मुख्यालय बोला जाता है। ठीक, टेम्पररी है अभी ये, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, याद रहेगा। भारत और फ्रांस द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया था, 2015 में। ठीक, और रुपे कार्ड कौन कौन से देश चला रहे हैं अभी, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल। नेपाल अभी वाला है। कौन कौन से दो लोग मिले थे समझौते के लिए, भारत और नेपाल। ठीक, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, शहबाज शरीफ, दिख रहे हैं शरीफ एकदम। ठीक है, 23वें नंबर के प्रधानमंत्री जो हैं अभी बने हैं ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान के। हाँ, अभी जो इमरान खान जो थे उनको हटा दिया गया। क्या एसी का हवा नहीं आ रहा क्या, अरे एसी का बात चल रहा है, गर्मी लग रहा है तो इधर आ जाओ ना एसी के सामने यार, थोड़ा और खुल। नहीं तो यहाँ पे उधर इस साइड उस साइड बोल रहा हूँ, उस साइड चालू नहीं है क्या वो, चालू हो गया, अच्छा ऐसा है क्या, नहीं उनको हटा दिया गया। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उनको हटाया गया था। ठीक है, इमरान खान को, इमरान खान क्रिकेटर थे पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ अभी नए बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, ये 23वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं।
नवाज शरीफ नहीं है, ये शहबाज शरीफ है। ठीक, याद रहेगा इतना, समझ आया। अब राष्ट्रीय में आते हैं, याद करना पड़ेगा। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, BBC स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ठीक, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 के लिए। ठीक, 21 से 22 सत्र के लिए, याद रहे। ये है मीराबाई चानू, ये कहाँ पे मेडल जीते थे? टोक्यो में। तो मणिपुर की रहने वाली है, पहला चीज़ याद रखेंगे। कहाँ से है ये? मणिपुर से, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो, टोक्यो कहाँ है? जापान में। ठीक, जापान में जो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीते थे। तो रजत पदक मतलब सिल्वर। तो सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और वेट लिफ्टर, पहली वेट लिफ्टर हैं जो सिल्वर मेडल जीते हैं, याद रहेगा। ठीक, इनके पहले कर्णम मल्लेश्वरी भी जीते थे, लेकिन वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक, वेट लिफ्टर वो भी थे कर्णम मल्लेश्वरी। कब जीते थे? 2000 में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2000 में। क्या हो गया? टोक्यो में? टोक्यो, अच्छा ये छत्तीसगढ़ से, ऐसा बोलना। टोक्यो में थोड़ी जीत जाएगी वो, टोक्यो तो कब से हो गया है। ठीक, याद रहेगा ये टोक्यो, मणिपुर और पदक रजत पदक। ठीक, और ये भारोत्तोलक मतलब है वेट लिफ्टर हैं ये, याद रहेगा। BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, जो उभरते हुए खिलाड़ी रहते हैं ना, नए नए खेलना चालू किए रहते हैं, कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ी को दिया जाता है ये। तो शेफाली वर्मा को दिया गया है ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, याद रहेगा। शेफाली वर्मा क्रिकेट खेलती हैं, ये क्रिकेट वाली हैं और सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है, मतलब वर्ल्ड कप खेलने वाली, सबसे कम उम्र की वर्ल्ड कप खेलने वाली क्रिकेटर बनी है। ये 17 साल में ही खेल ली। ठीक, महिलाओं में। पुरुषों में कौन है? सचिन तेंदुलकर के थे। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये बहुत टाइम तक खेल से जुड़े रहने और जीतने के कारण दिया जाता है। ठीक, तो कर्णम मल्लेश्वरी बहुत पहले जीत चुकी थी, सिडनी में सन 2000 में। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ जीती थी ये, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक, तो याद रहेगा कौन कौन हुए? 3 नाम कौन कौन है? मीराबाई चानू और शेफाली वर्मा और कर्णम मल्लेश्वरी। चानू को क्या मिला है और उसको क्या अवार्ड मिला है? BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ठीक, और शेफाली वर्मा को इमर्जिंग। ठीक, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ठीक, याद रहेगा। ये मीराबाई चानू क्या खेलती हैं? किस खेल से संबंधित? और कर्णम मल्लेश्वरी? वाह, सीरीज याद करके बैठे रहते हो। उसके बाद क्रिकेटर आने वाली है, उसके बाद वेट लिफ्टर आएगी। ऐसा नहीं है, पेपर में तो ऐसे थोड़ी आता है। चलो आगे आते हैं, हॉबी हब। ठीक, हॉबी हब हाल ही में दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में हॉबी हब की शुरुआत की गई है। हॉबी हब, आपको जो हॉबी है वही कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, आपको इंटरेस्ट है कोई चीज़ में तो उसको कर सकते हो उसके लिए। ठीक, यह योजना को स्कूल के समय के बाद, ये भी याद रखेंगे, स्कूल टाइम में नहीं, स्कूल आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका नहीं मतलब उन लोग का, तो स्कूल ख़त्म हो जाएगा 4 बजे के बाद, तो आप जा सकते हैं वहाँ। अलग से जगह बनाया जाएगा स्कूल के अंदर ही। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में अभी लागू नहीं हुआ है, ये भी चीज़ याद रखेंगे। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापित किया जा रहा है। ठीक, नहीं, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वही बच्चों के लिए। ऐसे में तो वहाँ का सामान पार होते जाएगा, बाहर वाले लोग वैसे जा जाएंगे, ऐसा थोड़ी है।
स्कूल के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प कला। शिल्प कला मतलब जैसे मूर्ति वगैरह बनाते हैं ना, वो सब शिल्प कला आते हैं। हाँ, क्राफ्ट। ठीक, तो शिल्प कला ये सब गतिविधि में इनको सिखाने के लिए या फिर इंटरेस्ट है तो वहाँ करने के लिए। ठीक है, ये देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। ठीक, गणगौर पर्व। गणगौर पर्व राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक, गणगौर पर्व। कोई राजस्थानी है? कोई नहीं राजस्थान से। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये राजस्थान में मनाया जाता है अप्रैल और मार्च से अप्रैल के बीच। ये 16 दिन तक मनाया जाता है। दीजिए क्या, 16 दिन तक मनाया जाता है। ठीक, इस पर्व में महिलाएं भगवान शिव और पत्नी गौरी की पूजा करती हैं। ठीक, शिव और उनकी पत्नी गौरी की पूजा करती हैं। क्यों? यहाँ जैसे तीजा मनाते हैं ना, तीजा किस लिए होता है? शिव भगवान कहते हैं ना, तो क्यों होता है? लंबी उम्र के लिए होता है ना। तो यहाँ भी लंबी उम्र के लिए, या तो फिर अच्छे पति पाने के लिए। तो ये भी वही है, सेम तीजा। नहीं पता था? ठीक, तो सेम वही है। भगवान पार्वती जी हैं, वो भगवान शिव के लिए तपस्या किए थे बहुत टाइम तक। उसके बाद जब आए थे, प्रकट हुए थे, तो क्या बोले, उन्हीं को मांग लिए। ठीक, मुझे वर के रूप में आप ही चाहिए करके। तो उनसे शादी करना पड़ गया, क्योंकि क्या बोल दिया, तथास्तु। क्योंकि ये गणगौर पर्व मार्च और अप्रैल में मनाया गया है। ये बहुत बड़ा पर्व है राजस्थान का। ठीक, हर साल मनाते हैं। ठीक, राजस्थान में बहुत बड़े तौर पे मनाया जाता है। और यहाँ तो एक दिन उपवास रहते हो, वहाँ पूरा 16-17 दिन तक उपवास रहते हैं उन लोग। ठीक है, रोज़ शाम को खाना खाते हैं, बात अलग है। हाँ, तो मनाया गया है, तो करंट अफेयर में अभी मनाया गया है, इसलिए ये पूछा जाता है किस जगह पे हुआ है। ठीक, करंट में ही तो शामिल हुआ, इसी पर्व में मनाया गया। तो हाँ, तो मनाया तो जा रहा है भाई। अरे करंट में लिया जाता है, कुछ ऐसे पर्व आते हैं जो करंट टाइम में लिया जाता है, वो बहुत बड़े बड़े पर्व होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं यहाँ तीजा टाइप का आता है निकल जाता है, उतना नहीं, ये बहुत बड़े तौर पे मनाते हैं। नहीं, सब त्यौहार नहीं होता, कुछ बड़े त्यौहार। ठीक है, फेमस है ये। यहाँ तक नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम तक तो फेमस हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तक फेमस नहीं हुआ है। राजस्थान के अन्य महोत्सव में देख सकते हो, शरद महोत्सव, पुष्कर मेला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पुष्कर मेला राजस्थान में भराया जाता है, किस लिए? नहीं, अरे भगवान के लिए नहीं है भैया, ये पशु मेला है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। ऊँट वगैरह बिकता है वहाँ, नृत्य वगैरह अलग चलता है, लेकिन यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है पुष्कर मेला। ठीक है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। अब पता नहीं, हाँ, शरद ऋतु अब अलग अलग टाइम के हिसाब से है। शरद ऋतु कौन से मौसम को बोला जाएगा इंग्लिश में? अब वो महोत्सव अलग से पढ़ना पड़ेगा भाई, उसको रहने दो। चलो आगे पढ़ो। हेलिना, इधर आओ, इधर महोत्सव में मत जाओ। अब एक ठो याद करना था, गणगौर, वो पढ़ लिए, बहुत है। किस लिए मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है वो देख लिए। अब आते हैं हेलिना। ठीक, हेलिना एक मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल। जो टैंक आते हैं ना अटैक करने के लिए, उसके लिए। ठीक, तो टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। याद रहेगा, इसी को हटा दिए क्या आगे? ठीक है, ठीक है, पता चला यही है। चलो ठीक, ये नाम याद रहेगा, हेलिना। इधर याद करो, पहले बात मत करो। टैंक मतलब वो रोधक, मतलब रोकने वाले, उसको उड़ा देते हैं और कुछ नहीं।
ठीक, ये देखो, ये दिख रहा है, हेलीकॉप्टर में ऐसे सामने फिट होता है ये है हेलिना। ठीक, इसका परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? DRDO बनाते हैं, DRDO, ठीक, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, DRDO बनाया गया है, द्वारा बनाया गया है हेलिना। ठीक, मुख्यालय इसका है नया दिल्ली में, 1958 में ये बना था। 1958 में DRDO की स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अभी हेलिना बनाया है। इसके अलावा एक नाग करके भी आता है, वो भी पूछा जाता है। नाग, ये भी टैंक रोधी है, दोनों टैंक रोधी है। ठीक, क्या है ये मिसाइल है, नाम देते हैं। हाँ, हेलिना जैसे नाम दिए ना, वैसी एक नाग करके बहुत फेमस है। ठीक, हेलिना हेलीकॉप्टर में फिट करने वाला है। इससे आप टारगेट को एक बार लॉक कर देंगे, उसके बाद लॉन्च कर देंगे, वो जाएगा और अपने आप जाके ये टैंक को ब्लास्ट कर दिया। दिख रहा है पूरा ब्लास्ट, फूट गया पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक, इसको बोला जाता है दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ मतलब एक बार बटन दबाओ, एक जगह टारगेट फिट करके बटन दबा दो और भूल जाओ, इसीलिए इसी को बोला जाता है। ठीक, अवसर किसने चालू किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक, AAI द्वारा चालू किया गया है। ठीक, किसके द्वारा चालू किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक, किनके लिए? महिलाओं के लिए। महिला कारीगर जो होते हैं, कारीगर मतलब जो बनाते हैं, कुछ क्राफ्टिंग वगैरह करते रहते हैं, तो महिला कारीगर हो गया, शिल्पकार हो गया। ठीक, इनके लिए ये योजना चालू किया गया है। कहाँ चालू किया गया है? जैसे कोई पोर्ट रहता है ना, एयरपोर्ट वगैरह, उसके बाहर थोड़ा सा जगह दे दिया जाएगा इनको, 100 से 200 वर्ग फुट एक जगह दे दिया जाएगा। देखो, ये दुकान लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एयरपोर्ट के बाहर। और ये 15-15 दिन के लिए अलॉट होता है, एक जने को नहीं मिलेगा, हर 15 दिन के लिए वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों के। ठीक, याद रहेगा। तो अवसर का फुल फॉर्म याद रख लो, एयरपोर्ट एस वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। प्रत्येक हवाई अड्डे में 100 से 200 वर्ग फुट दिया जाएगा इनको। ठीक है, 15 दिवस के लिए अलॉट होता है, हर 15 दिन में चेंज हो जाएंगे जगह। आपका सामान जो भी आप बनाए हो, घर में बनाते हो, उसको जाके वहाँ 15 दिन के लिए लगाओ, जितना बिक गया ठीक है, उसके बाद अगले बारी का इंतज़ार करना। ठीक है, देखो यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसके बाद हाइड्रोजन संयंत्र। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र असम में स्थापित किया गया है। उद्योग है ये, संयंत्र को क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री है ये। ठीक, हाइड्रोजन इंडस्ट्री है ये, असम में स्थापित किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट पावर प्लांट, एकदम शुद्ध है, इसको बोला जाता है 99.999, ऐसा करके डाटा आया है, इतना शुद्ध है ये। ठीक, किसने बनाया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक, पूरे भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन प्लांट है ये, याद रहेगा। कहाँ पे बना है? असम में बना है। ठीक, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना की गई। साथ ही भारत हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में ये पहला कदम है, मतलब हम अब क्या बोलते हैं, इसके ओर बढ़ रहे हैं, शुद्धता की ओर। अब ज़्यादा प्रदूषण नहीं करेंगे, ऐसा करके ये पहला कदम है। अब ये बिक्री भी होगा इसके द्वारा। जोरहट पंप में स्थापित किया गया है, जगह का नाम याद रख सकते हो, जोरहट, असम का जगह है ये, जोरहट। ठीक है, हर दिन 10 किलो, प्रतिदिन 10 किलोग्राम उत्पादन किया जाएगा, मात्र 10 किलो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, जोरहट पंप।
पायलट प्लांट, पायलट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट के रूप होता है ये, ठीक, प्रोजेक्ट के रूप में उसको लाया जाता है, बाद में उसको सब जगह और स्थापित किया जाता है, ठीक है, उस टाइप के बहुत से। कावल उथवी ऐप, कावल उथवी ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, कावल उथवी ऐप। इसमें क्या होता है, ये आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में आपके मोबाइल में ये जब रहेगा तो इमरजेंसी में ये रेड वाला बटन दबाना है बस, फिर आपका लोकेशन चालू हो जाएगा और आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से लोग पहुँच जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो कावल उथवी ऐप ये याद रखेंगे, यहाँ डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ नहीं पहुँचेंगे। डाउनलोड कर रहे हो क्या? ठीक, नहीं होगा यहाँ, तमिलनाडु में, और इमरजेंसी सर्विस के लिए है ये, ठीक। रेड बटन रहेगा, उसको दबाना है और यूज़र जो है उसका लाइव लोकेशन ऑन हो जाएगा और कंट्रोल रूम पहुंच जाएगा। कंट्रोल रूम से फिर पुलिस वाले आएंगे और आपको ही उठा के ले जाएंगे। आपको नहीं उठाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पूछेंगे क्या हुआ है कर। किसने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, ये दिख रहे हैं M.K. स्टालिन, यही हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। अब आते हैं शकुंतला। भारतीय स्पेस स्टार्टअप पिक्सल, ठीक, जैसे आप लोग स्पेस एक्स सुने हो, स्पेस एक्स कहाँ का कंपनी है? अमेरिका का। क्या करते हैं वो? उपग्रह भेजते हैं, खुद का उपग्रह भेज देते हैं, प्राइवेट कंपनी है ना, वैसी ही यहाँ पे प्राइवेट कंपनी पिक्सल लॉन्च बनाया गया है, पिक्सल, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है, ठीक है। पिक्सल बनाया गया है, तो इन्होंने किसके साथ मिलके? स्पेस एक्स के साथ मिलके, ठीक, ये भारतीय हुए, स्पेस एक्स के साथ मिलके अपना पहला उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया है। समझ आया ये? पहला उपग्रह का नाम है शकुंतला। क्या? ये अमेरिका के हैं, एलन मस्क जो चलाता है ना, वो उड़ा देते हैं वो वाला, ठीक। तो ये पिक्सल और ये स्पेस एक्स, ये दोनों मिलके शकुंतला बनाए हैं। रॉकेट कौन है? फाल्कन। फाल्कन नाम का जितने भी रॉकेट आएंगे सब स्पेस एक्स का ही रहता है, ठीक। फाल्कन 9 ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है इनका, फाल्कन 9, ठीक है। रॉकेट जो भेजते हैं, और ये फाल्कन 9 का खासियत ये है कि ऊपर जाके नष्ट नहीं होता, वापस आके उतरता है ये, ठीक है। ऐसा टेक्नोलॉजी सिर्फ इन्हीं के पास है अभी, नया टेक्नोलॉजी। तो पिक्सल में अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह, मतलब ये व्यवसाय करने के लिए है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट लोग क्या करेंगे? बिजनेस ही करेंगे, सरकार के लिए थोड़ी रखेंगे, ठीक। तो व्यावसायिक उपग्रह है ये, हाई रिजोल्यूशन वाला, यहाँ पे कैमरा लगाया जाएगा, उसको भेजा जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे बहुत सारे काम होंगे। हाई रिजोल्यूशन कैमरा भेजा गया है इसमें, ठीक है। यह नाम भारतीय गणितज्ञ शकुंतला देवी के नाम पे रखा गया है। पिक्चर देखो शकुंतला देवी, तुरंत गिनती करते रहते हैं वाले, वही शकुंतला देवी के नाम पे रखा गया है, ठीक है, याद रहेगा। स्पेस एक्स और पिक्सल ये दो कंपनियां हैं। हाँ, अमेरिकन है। जो स्पेस एक्स है ना, इसका रॉकेट है ये फाल्कन 9, ठीक। चलो, इतना याद रहेगा। यह है स्पेस एक्स अमेरिका का। चलो, वाइस एडमिरल अजय कोचर NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, नए अध्यक्ष के रूप में, ठीक। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसकी स्थापना 1954 में किया गया था और मुख्यालय खड़गवासला पुणे, ये याद रखेंगे, खड़गवासला पुणे। ये भी पूछा जाता है कहाँ पे है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय, ठीक। हाँ, ये अलग से बनते हैं, वो तीनों सेनाओं के नहीं रहते। ये जो NDA है उसका अध्यक्ष जो भी रहेगा वो तीनों सेनाओं में से कोई एक प्रमुख रहेगा क्या? नहीं, वो तीनों सेनाओं का अलग बनता है, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का अलग बनता है, ठीक। वो अपना जैसे थल सेना वाला है वो पूरा थल सेना संभालेंगे, तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी वाला अलग संभालते हैं, ठीक। अब आते हैं विनय मोहन क्वात्रा, इनका नाम याद रखेंगे। उनका नाम क्या था इंडिया वाले का?
अरे भैया तुम लोग कितने दूर से रिवाइज नहीं किए हो? ऐसा पूरा भूल गए हो क्या? अच्छा चलो ठीक है, वीडियो देख के पढ़ना इसको, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा, ठीक, नए विदेश सचिव चुना गया है किनके जगह पे? हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर। हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर विदेश सचिव, ठीक। ये नए नए नियुक्ति हैं, ये पूछा जाता है नई नियुक्तियों को। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। नया जिला बनाया गया है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ये तीनों, ठीक। घोषणा कब किया गया था? 16 अप्रैल 2022 को, ठीक है। राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया है? 18 अप्रैल 2022, ठीक है। तहसील कौन कौन सा रहेगा? खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ठीक है। मातृ जिला कौन सा है? राजनांदगांव से कट के बना है। राजनांदगांव कब बना था? 1973 में। ग्रामों की संख्या इतना जरूरी नहीं है। नगर में याद रखो, नगर पालिका एक खैरागढ़ है यहाँ पे। हाँ, अभी राजपत्र में तो प्रकाशित किया गया है क्या उसको? और क्या अधिसूचना जारी होगा उसका? उसका भी नहीं बचा है, बना है तो अगले सत्र में उसको पूरा अलग कर देंगे, जब अप्रैल आएगा अगले सत्र, ठीक। अभी घोषणा तो हो गया, राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र में तो बोल दिए क्या? राजपत्र निकाल के लाना पड़ेगा आप लोग के लिए, सही में निकाल के लाता हूँ, रुको। याद रखना 16 और 18 डेट। प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी नंदीराज अब माना गया है, ठीक। पहले क्या था? गौरलाटा। पहले गौरलाटा था, अब नंदीराज को माना गया है, ठीक। किसके द्वारा? दावा किसने किया है? भूगोलविद P.L. चंद्राकर द्वारा, ठीक। अभी दावा किया गया है, बाद में सुधर सकता है आपके बुक में, देख लिए रहो। गौरलाटा की ऊंचाई कितना माने हैं ये? 1244, ठीक, 1244। बलरामपुर के लहसुन पाट में स्थित है ये गौरलाटा, ठीक। और 1225 है, लेकिन नए डाटा के हिसाब से ऐसा माना गया है, ठीक। ये कौन बोल रहे हैं? P.L. चंद्राकर, ये भूगोलविद हैं। गौरलाटा की ऊंचाई 1244 माना गया है। और दूसरा नंदीराज बैलाडीला दंतेवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है 1267। तो इसमें ज़्यादा कौन है? नंदीराज हुआ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ऊंचा माना गया है। ये 12-10 पहले हम पढ़ते थे, ये नया डाटा लेके आए हैं, ये बताया जा रहा है, यही तो करंट अफेयर है, तो ठीक, पुराना ही डाटा थोड़ी रखेंगे। तो 1267 और 1244, ठीक है। प्रमाण क्या है? देहरादून सैटेलाइट इमेज से, ठीक। दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया और धरातल पत्रक जो फ़ोटो वगैरह निकलता है उसके थ्रू ये बोले हैं कि जो बैलाडीला है वो किससे ज़्यादा ऊंचा है? गौरलाटा से, ठीक। और मैकल की, अभी पिछले साल आया था कि मैकल का सबसे ऊंचा श्रेणी क्या पढ़े हो? बदरगढ़ पढ़े हो? तो बदरगढ़ है ही नहीं वहाँ पे उस नाम का, ऐसा बोला गया है, ठीक। तो राजमेढ़गढ़ सबसे ऊंचा माना गया है 1131। कवर्धा में है ऐसा बोलते हैं बदरगढ़, लेकिन कवर्धा वालों को खुद नहीं मालूम होगा बदरगढ़ है किधर। ये पेपर में आया था, उनको खुद नहीं पता बदरगढ़ किसको बोलते हैं, ठीक। जो पढ़ रहे हैं इतने दिन से, वो PSC व्यापम में सब ले भी लिया आंसर। और यहाँ राजमेढ़गढ़ सबसे ऊंचा माना गया है 1131। बदरगढ़ का कितना मानते थे? 1176, यही तो था। अब चेंज हो जाएगा, अगर ये प्रूफ हो गया, प्रूफ सब सही निकला तो चेंज हो जाएगा ये सब, ठीक। दतराम गुफा, दतराम गुफा कहाँ स्थित है? देवसरा गांव, पंडरिया जिला, ठीक। कबीरधाम, अरे पंडरिया जिला बोलता हूँ, जिला कबीरधाम है, पंडरिया तहसील है, ठीक। दतराम ग्राम का नाम है, ठीक।
कहाँ स्थित है? देवसरा गांव, पंडरिया, कबीरधाम, जिला। ये जिला का नाम याद करेंगे, जिला पूछता है कौन से जिले में स्थित है, गुफा वगैरह बहुत पूछेगा। ठीक। कलाकृति क्या है? यहाँ चूने के पत्थर से बनी विभिन्न आकृतियाँ, जैसे देवताओं का, शंख का, नारियल का और शिल्पपत्र, इस टाइप के अलग अलग आकृतियों के चीज़ मिले हैं यहाँ पे। ठीक। गुफा में एक प्राकृतिक बावड़ी भी है और वहाँ पे दलदल भी है। वर्ष भर पानी भी भरा रहता है वहाँ, तो जहाँ वर्ष भर पानी रहेगा वहाँ दलदल तो होना मुमकिन है। ठीक। और ये सीधी ढाल वाला गुफा है, मतलब ऐसा गुफा है तो एकदम स्ट्रेट है। ये सब गुफा कैसे रहता है? ऐसे ऐसे रहता है, इधर से इधर चढ़ के जाओगे फिर वापस उतरोगे, ये एकदम सीधा ढाल है। ठीक, एकदम सीधा। बावड़ी मतलब होता है कुआं, जैसे पहले बनाते थे ना कुआं, कुंड टाइप का, वही है बावड़ी। शिल्पपत्र होगा कुछ, शिल्पपत्र वगैरह, ये नया टाइप की चीज़ है ना। देवताओं की आकृति, शंख, नारियल, शिल्पपत्र मतलब ये पत्ते पत्ते टाइप से रहता है ना। हाँ, वही पत्ते टाइप का ही रहता है, जैसे ताम्रपत्र आता है ना, वैसे ये देखो ये पत्रक टाइप से हटके हुए हैं वैसे ही। ठीक। अब आते हैं शशांक सिंह के ऊपर। ये क्रिकेट ऑलराउंडर थे, क्रिकेटर। ठीक। तो क्रिकेटर ऑलराउंडर शशांक सिंह, इनका नाम याद रखेंगे। इस बार आईपीएल खेले हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं, यही भिलाई वाले हैं। कोई देखे हो इसको खेलते हैं? नहीं देखे हो? टीम कौन सा था इनका? सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक। 20 लाख में ख़रीदा गया था, इनका बेस प्राइस था। बेस प्राइस मतलब 20 लाख पहले इनका नाम रहता है 20 लाख में, उसके बाद अलग अलग टीम बोली लगाते हैं, ज़्यादा में ख़रीदना है तो ज़्यादा पैसा देते हैं, तो इनका बेस प्राइस में ही ख़रीदा गया था इनको आईपीएल 2022 में। और ये सबसे तेज़ गेंदबाज लॉकी फॉर्ग्यूसन, उनको 3 छक्के लगाए थे, इसलिए फेमस हुए थे। ठीक। लगातार 3 छक्का मारे थे ये, एक ही बार बैटिंग मिला उसमें भी 3 छक्का मार के आए हैं, याद रहेगा। 6 गेंदों में 25 रन बना के आए हैं। ठीक। इससे पहले दिल्ली कैपिटल में थे 2018 में, दिल्ली कैपिटल के टीम में, और 2019 से 21 से राजस्थान रॉयल्स में। 20 में तो नहीं खेला गया था, कोरोना। ठीक। तो राजस्थान रॉयल्स, और अभी किस टीम में है? सनराइजर्स हैदराबाद। 3 टीम बदले हैं, सबसे पहले दिल्ली कैपिटल में थे, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स में आए, उसके बाद किस में? सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक। नाम क्या था उसका? शशांक सिंह। अब आते हैं आकर्षी कश्यप, बैडमिंटन खिलाड़ी, ये बहुत फेमस है। ठीक। क्यों? क्योंकि इनका सिलेक्शन हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स ये ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेम्स प्रोग्राम है, मतलब गेम्स का खेल है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें पीवी सिंधु के साथ, पीवी सिंधु अलग से एकल्स अकेले वाले में सिंगल्स में है, और ये भी सिंगल्स में, दोनों सिंगल्स खेलेंगे अलग अलग। पीवी सिंधु के साथ टीम इंडिया के लिए चयन हुए हैं, टीम इंडिया की तरफ से खेलने गई हैं, याद रहेगा। प्रदेश की पहली खिलाड़ी जिन्हें वुमेन्स सिंगल्स में बैडमिंटन में स्थान मिला है, टीम इंडिया की ओर से जाएंगे ये देखो चेहरा देख लिया हो, खेलते हुए देखोगे अभी कॉमनवेल्थ में। इनकी उपलब्धि, ये टीम इंडिया रैंकिंग याद रखना, ये रैंकिंग में अभी पहले नंबर पे हैं इंडिया में। ठीक। इंडिया रैंकिंग में पहले नंबर पे हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग में 51 नंबर में। ठीक। कुल 52 गोल्ड जीते हैं आज तक के अलग अलग खेलों में, एशियन गेम्स वगैरह में, या फिर जूनियर्स में। ये बहुत छोटी थी तब से खेलना चालू कर दिए थे, और बहुत टाइम से नंबर 1 पे हैं, इसके आसपास भी कोई नहीं है। ठीक। याद रहेगा ये आकर्षी कश्यप, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो लास्ट आते हैं प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क है सरोरा, रायपुर में खोला गया है प्लास्टिक पार्क। ठीक। यहाँ प्लास्टिक को इकट्ठा करके नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं प्लास्टिक पार्क में। ठीक। केंद्रीय रसायन मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय, ठीक, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। देश के कुल 10 जगह में अभी स्थापित किया गया है अभी तक। कितने जगह में? 10 जगहों में। और यहाँ पे 32 एकड़ में बनाया जा रहा है।
ठीक, सरोरा रायपुर। तो 10वें नंबर का सर यही है सरोवर रायपुर। हाँ ठीक। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, असम ऐसे जगह में भी बन गया है। असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक। राजनांदगांव भी है, ठीक। ये नया बन रहा है। चलो समझ आया इतना। रिवाइज अब वीडियो देख के करना, क्योंकि बहुत लेट हो गया आज। अरे यार अब इसको बंद कैसे करेंगे? अरे रुक जाओ भाई। अरे हो क्या रहा है, इसको कैसे करना है? इसको कैसे बंद करेंगे? ये तो हैंग हो रहा है। मैडम को बुलाओ तो हैं क्या?